दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एक साइंस फिक्शन मूवी। इंटरस्टेलर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है जिस मूवी में साइंस की थ्योरीज को दिखाया गया है। इस मूवी में स्पीड ऑफ टाइम, वर्म होल, ब्लैक होल, बाइनरी कोड और ग्रेविटी जैसी चीजों को समझाया गया है। इसी के साथ आप है मूवी कॉन्सेप्ट के ठीक सामने। और अब शुरू करते हैं। इस मूवी का मेन कैरेक्टर कूपर होता है। कूपर नासा में एक पायलट था, पर अब वो नासा की जॉब छोड़कर मकई की खेती करता है। और कूपर का नासा छोड़ने का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि दुनिया को अब साइंटिस्ट नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया अब भूख की वजह से मर रही है। धरती पर तकरीबन 7 साल पहले गेहूं उगना बंद हो गए हैं और 1 साल पहले ओकरा और बाकी की चीजों की पैदावार भी खत्म हो चुकी है। कूपर के 2 बच्चे होते हैं, मर्फ और टॉमी। मर्फ अपने स्टडी में बहुत ही ज्यादा होशियार होती है और उसे साइंस में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी होती है। और दूसरी तरफ उसका बेटा टॉम होता है जो कि पढ़ाई में एवरेज होता है। इसके बाद हम मर्फ को देखते हैं। यहाँ पर उसके कमरे में एक बुक शेल्फ होता है और बार बार उस शेल्फ से किताबें गिरती रहती हैं। मर्फ अपने डैड को बोलती है कि इस कमरे में कोई भूत है और वो उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि वो भूत आप ही हैं। पर कूपर इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता। कूपर उसे बोलता है कि ये सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं, जिस पर मर्फ उसे बोलती है कि आपने ही बताया था कि साइंस का मतलब होता है उन चीजों का एक्सेप्ट करना कि जिन चीजों को हम समझ ना पाते हों। जिस पर कूपर उसे बोलता है कि अगर तुम घोस्ट और साइंस के बीच में कनेक्शन बनाना चाहती हो तो उससे डरने के बजाय जो कुछ भी तुम्हारे कमरे में होता है उसे ऑब्जर्व करो और उसकी सच्चाई का पता लगाओ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर बेसबॉल का मैच देख रहे होते हैं और तभी वहाँ पर सायरन बजने की आवाज आती है। यह सायरन एक मिट्टी के तूफान के आने की वजह से बजा है और इस टाइम पे ये धूल भरे तूफान कभी भी आ जाते हैं। इस तूफान के आने से मैच बंद हो जाता है और सभी लोग मास्क लगाकर अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद जब कूपर अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका पूरा घर धूल से भरा हुआ है और मर्फ के कमरे में फर्श पर धूल से कुछ लाइंस बनी होती हैं। मर्फ बोलती है कि देखा मैं कहती थी ना कि मेरे कमरे में कोई घोस्ट है। जिस पर कूपर उन लाइंस को बड़े ध्यान से देखता है और वो मर्फ को बोलता है कि आज तुम अपने भाई के कमरे में सो जाओ। और कूपर वहीं रहकर ये समझने की कोशिश करता है कि यहाँ पर ये लाइंस आखिर बनी कैसे। कूपर पूरी रात उस कमरे में ये समझने की कोशिश करता है कि लाइंस कैसे बनी और बुक्स अपने शेल्फ से कैसे गिर जाती हैं। ये सारी बातें समझते समझते सुबह हो जाती है और मर्फ वहाँ पर आती है और वो देखती है कि उसके डैड अब भी वहीं पर बैठे हुए होते हैं और वो उन धूल की लाइनों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कूपर मर्फ को बताता है कि ये किताबें घोस्ट की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं और वो एक सिक्का उछालता है जो कि मिट्टी से बनी लाइन के ऊपर गिरता है और वो ये बताता है कि ये एक बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया एक मैसेज है। बाइनरी कोड एक लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में एक कोडिंग लैंग्वेज होती है जिसमें 1 और 0 का इस्तेमाल होता है। जैसे हम किसी को मैसेज लिखने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं या कैलकुलेशन के लिए नंबर का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बाइनरी कोड्स भी एक लैंग्वेज होती है जिसके जरिए हम किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप किसी को बताना चाहते हो कि मैं ऑफिस में हूँ तो आप नॉर्मली मैसेज टाइप करेंगे कि मैं ऑफिस में हूँ, जबकि बाइनरी कोड की लैंग्वेज में आप यही पूरा मैसेज सिर्फ 1 और 0 के डिजिट के नंबर से कंबाइन करके भेज सकते हो। कूपर समझ जाता है कि धूल से बनी हुई मोटी लाइन का मतलब 1 और पतली लाइन का मतलब 0 है। अब कूपर इस मैसेज को डिकोड करता है और मैसेज को डिकोड करने के बाद उसे एक लोकेशन का पता चलता है और वो मर्फ को साथ लेकर वहाँ पर चला जाता है। अब जब कूपर अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पर सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि कूपर से एक रोबोटिक मशीन कुछ पूछताछ कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और ये लड़की एक साइंटिस्ट होती है। इस लड़की का नाम एमिली है और वो कूपर को अपने साथ एक रूम में ले जाती है। वहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे होते हैं और कूपर के साथ कूपर की बेटी मर्फ भी वहीं पर होती है। एमिली के डैड प्रोफेसर ब्रेंड भी वहीं पर होते हैं। अब क्योंकि कूपर नासा में पहले भी काम कर चुका होता है तो वो प्रोफेसर ब्रेंड को पहले से जानता होता है और अब वो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि कूपर को इस जगह के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि ये जगह बहुत ही खुफिया होती है और इस जगह के बारे में किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। कूपर बोलता है कि जिस तरह से मुझे इस जगह के बारे में पता चला है ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता और मुझे ये कुछ साइंटिफिक भी नहीं लगता। तभी मर्फ बोलती है कि हमें ग्रेविटी की वजह से यहाँ के बारे में पता चला है। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी पूछता है कि हमें साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। कूपर को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके दिल में डर भी होता है और वो बोलता है कि पहले आप वादा करो कि आप मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से सही सलामत जाने दोगे। जिस पर प्रोफेसर ब्रेंड उसे बोलता है
कि क्या तुम्हें हमारे काम के बारे में नहीं पता। हालांकि कूपर और प्रोफेसर ब्रैंड नासा में एक साथ काम कर चुके होते हैं, लेकिन कूपर के मुताबिक नासा ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ इस दुनिया में जितने भी साइंस के प्रोजेक्ट होते हैं वो सभी आज से 10 साल पहले बंद हो चुके होते हैं। लेकिन प्रोफेसर उसे बताता है कि नासा ऑर्गेनाइजेशन आज भी चल रही है, लेकिन दुनिया के लिए ये खत्म हो गई है क्योंकि पूरी दुनिया भूख से परेशान है। और अगर उन लोगों को इस बारे में पता चलेगा कि नासा अभी भी अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है तो वो लोग इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन सभी प्रोजेक्ट्स में बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है। प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि धरती अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम बहुत सारी फसलों को पहले ही खो चुके हैं और जो भी बची खुची फसलें हैं वो भी आने वाले कुछ ही सालों में खत्म हो जाएंगी और धरती के एनवायरनमेंट में बदलाव आ जाएगा और इस जमीन से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। जिस पर कूपर बोलता है कि इस धरती को बचाने के कोई तो रास्ता होगा, लेकिन प्रोफेसर ब्रैंड बोलता है कि कूपर हमें इस धरती को बचाना नहीं बल्कि अब हमें इस धरती को छोड़कर जाना है। प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बताता है कि स्पेस में एंड्योरेंस नाम का नासा का स्पेसशिप है और हमारे पास अभी भी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बाकी हैं जिससे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वो कूपर को बताता है कि सैटर्न ग्रह के पास आज से लगभग 48 साल पहले अपने आप एक वो मोल खुल गया था जिसके थ्रू हम दूसरी गैलेक्सीज में कम से कम समय में जा सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसमें करोड़ों प्लैनेट्स हैं। इसी तरह अंतरिक्ष में बहुत ही ज्यादा गैलेक्सीज हैं, पर इंसान को वहां तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। अब आप ये समझ लें कि वो मोल होता क्या है। वो मोल की थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन की है और वो अपनी थ्योरी में समझाता है कि जैसे एक पहाड़ है और आपको पहाड़ की एक साइड से दूसरी साइड तक जाना हो तो आपको उस पहाड़ को पार करने में काफी घंटे लग जाते हैं, लेकिन आप अगर उसी पहाड़ के बीच से एक सुरंग निकाल दो तो वही घंटों का सफर आप मिनटों में पार कर लेंगे। अब इसी थ्योरी के मुताबिक स्पेस में वो मोल भी इसी तरह से काम करता है, जो कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने का शॉर्टकट है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो मोल के जरिए टाइम ट्रेवल भी मुमकिन है। इसके बाद प्रोफेसर ब्रैंड कहता है कि कोई एडवांस जनरेशन इंसानों की मदद करने की कोशिश कर रही है। वो कूपर को बताता है कि हम पहले भी 13 एस्ट्रोनॉट्स को वो मोल के थ्रू दूसरी गैलेक्सीज में भेज चुके हैं और उन्हें वहां पर ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढना है जो इंसानों के रहने के काबिल हों और इसी के साथ वो पृथ्वी से ज्यादा दूर भी ना हो। और साथ में हमने उन सभी के साथ एक रोबोट भी भेजा है। जब उन्हें कोई भी ऐसा ग्रह मिलेगा जहाँ पर इंसान रह सके तो वो उस रोबोट को ऑन कर देंगे और फिर हमें यहाँ पर उसका सिग्नल मिल जाएगा। अब जो 13 एस्ट्रोनॉट्स हमने वहाँ पर भेजे हैं उनमें से 3 के सिग्नल्स हम तक पहुँच चुके हैं, पर उन ग्रहों पर डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती। अब सिर्फ उनके पास उनके सिग्नल्स हैं और इसीलिए अब वो एक टीम बनाते हैं और इस टीम को उन तीनों प्लैनेट्स पर भेजा जा रहा है। और अगर तीनों में से कोई भी ऐसा प्लेनेट हुआ जहाँ पर इंसान आराम से रह सके तो उसके बाद प्रोफेसर ब्रैंड के पास प्लान नंबर 1 होता है कि प्रोफेसर ब्रैंड ग्रेविटी को समझने और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उन्हें कामयाबी मिल जाती है तो वो स्पेस स्टेशन के जरिए बहुत ही ज्यादा लोगों को उस प्लेनेट पर भेज देंगे जो कि रहने लायक होगा। और इसके लिए उन्होंने एक स्पेस स्टेशन बनाया भी होता है और वो स्पेस स्टेशन कोई और नहीं बल्कि वही होता है जहाँ पर कूपर और प्रोफेसर खड़े होते हैं। असल में ये कोई बिल्डिंग नहीं होती बल्कि आप इसे एक स्पेस स्टेशन कह सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को यहाँ से स्पेस में कैसे लेकर जाएंगे। इसीलिए वो ग्रेविटी को कंट्रोल करने के फार्मूला पर काम कर रहे हैं। अगर हमारी जमीन पर कुछ देर के लिए ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो इस बड़ी सी बिल्डिंग को स्पेस तक आराम से भेजा जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी के बिना ये स्पेस स्टेशन अपने आप ही हवा में तैरने लगेगा। इसके बाद हमें सिर्फ उसे रास्ता दिखाना होगा और इस तरह से पृथ्वी को लोगों को बचाया जा सकता है। तो ये होता है प्लान नंबर 1। अब आगे की कहानी हम इसके अगले पार्ट में कवर करेंगे और इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक भी कर दें। इसी के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।